Hello everyone, welcome to SST Wali class. Today we are going to read chapter first of history, The Rise of Nationalism in Europe. यूरोप में नेशनलिज्म राइज क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे और नेशन स्टेट क्या होता है, इन सभी के उत्तर मिलेंगे आपको इस चैप्टर में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो जानते हैं क्या कारण थे नेशनलिज्म के राइज होने के यूरोप में। 18th और 19th सेंचुरी का जो यूरोप था उसमें शुरुआत हो गई थी रेवोल्यूशंस की, क्योंकि उससे पहले जो यूरोप था वो टुकड़ों में बंटा हुआ था। मेनली पूरे यूरोप पर मोनार्कियल रूल था और राजा की ही सत्ता थी। जो राजा कहता था वो प्रजा को मानना पड़ता था। प्रजा के अपने कोई अधिकार नहीं थे। और अब धीरे धीरे एजुकेशन से, मॉडर्नाइजेशन से, जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों में एनलाइटनमेंट होता गया अपने राइट्स के लिए। ग्रेजुअली ये टाइम जो था शिफ्ट था मोनार्की से नेशन स्टेट की ओर। लेकिन इसके पीछे कारण क्या थे? जो यूरोप है उसमें नेशनलिज्म की राइज क्यों हुई, क्या कारण थे, उनको हम जानेंगे इस चैप्टर में। देखिए, सबसे पहला जो कारण था, कई कारण थे इसमें जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। पहला क्या कारण था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने रेस्ट ऑफ द यूरोप को इंस्पायर किया। नेशनलिज्म की फीलिंग लाने वाली जो रेवोल्यूशन थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ही थी, क्योंकि इसने 3 आइडियाज जो थी दिए, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ये आइडिया यूरोप में लाने वाली एक रेवोल्यूशन थी जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन थी। इसने रेस्ट ऑफ द यूरोप को इंस्पायर किया। इस वजह से बाकी के नेशन भी डिमांड करने लगे मोनार्की के एंड की और इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी उनके कंट्री में भी सेटअप हो, एक डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था फ्यूडलिज्म का एंड होना। अब फ्यूडलिज्म क्या होता है आगे डिटेल में मैं बताऊंगी आपको। थर्ड कारण नेशनलिज्म के आने का था नेपोलियनिक रिफॉर्म। और फोर्थ जो कारण था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन और एमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। तो पहला है फ्यूडलिज्म का एंड होना। अब फ्यूडलिज्म क्या है? फ्यूडलिज्म है सामंती व्यवस्था, जो आपने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। अब सामंती व्यवस्था क्या होती है? सामंत माने जमींदार। जो राजा था, किंग जो था, वो जो जमीन है वो किनको देता था? लॉर्ड्स को देता था। ये लैंड लॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं। और ये लैंड लॉर्ड्स इन पीजेंट से, जो जिनको सर्फ्स भी कहते हैं, इनसे वर्क करवाता था। कैसे? लैंड ओनरशिप हेल्ड एक्सक्लूसिवली बाय लैंड लॉर्ड्स, पीजेंट्स मियरली वर्क द सोइल। सिर्फ इस पर काम करने के लिए होते थे। और इस पर काम करने के साथ साथ उनको हैवी टैक्स जो है वो भी पे करना पड़ता था। और लार्ज जो शेयर था क्रॉप का वो इनको लॉर्ड्स को देना पड़ता था। फोर्स लेबर भी कई बार उनको करना पड़ता था। और जो उनका पॉलिटिकल स्टेटस था, जो पीजेंट्री जी तो थर्ड स्टेट को कंप्राइज करती थी, तो इनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे और इनका एक्सप्लॉयटेशन भी खूब हो रहा था। तो वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फेक्शन क्रिएटेड द फ्यूल फॉर द कमिंग फायर। और कमिंग फायर क्योंकि ऑलरेडी ये लोग इंस्पायर्ड हो ही चुके थे कि फ्रांस में क्या हो रहा है, तो ये एक कारण था यहाँ पर रेवोल्यूशन के होने का, प्लस नेशनलिज्म की राइज भी होने का। नेक्स्ट कारण क्या था? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पहले ही जिक्र किया है। सबसे बड़ा कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने 3 आइडियाज दिए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ फ्रांस में, पावर ट्रांसफर हो गई मोनार्की से लोगों की ओर, कि लुई 16 का एंड हो गया। और जो नेशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाया और लेटर फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। द रेवोल्यूशन एस्टेब्लिश दैट सोवरेनिटी बिलोंग्स टू द नेशन नॉट द रूलर, कि जो संप्रभुता है वो देश है संप्रभु, ना कि राजा। दिस स्पार्क द नेशन फीलिंग, और इस वजह से नेशन की फीलिंग लोगों में आई
दैट स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। और ये फीलिंग जो फ्रांस से शुरू हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू रेस्ट ऑफ द यूरोप में जो है वो फैल गई। किसके अगेंस्ट? मोनार्की के अगेंस्ट में। और ये सबसे बड़ी वजह थी फ्रांस में नेशनलिज्म को राइज करने की। अब अगला रीजन क्या है? नेक्स्ट रीजन है नेपोलियनिक ऑर्डर, जो नेपोलियन लेकर आया। नेपोलियनिक कोड या नेपोलियनिक रिफॉर्म्स। क्या रिफॉर्म्स थे? इक्वालिटी बिफोर लॉ लेकर आया नेपोलियन। उसने क्लास बेस्ड प्रिविलेजेस है उनका एंड किया। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उन्होंने यूज किया। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम लेकर आया, है ना। तो नेपोलियन ने जो रिफॉर्म किए उससे क्या है, एक नई जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू हुआ यूरोप में। और इस तरह के जो है स्टाइल का सभी अपने देशों में सुधार चाह रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था नेशनलिज्म का क्रिएट होना या राइज होना। कहाँ पर? यूरोप में। नेक्स्ट कारण क्या था? इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। किससे? किस वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का होना मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस मशीन लीडिंग टू अ रैपिड इंक्रीज इन प्रोडक्शन आउटपुट। तो पहले क्या काम होता था? पहले जो है हैंडमेड वर्क होता था, है ना, हैंडीक्राफ्ट वगैरह। और अगर जो है कपड़ा बनता था तो वो भी हाथ से ही बुनते थे, वीवर्स होते थे, है ना। अब उसकी जगह किसने ली? अब उसकी जगह मशीन्स लेने ली। पहले जो कपड़ा हाथ से बनता था अब वो मशीन से बनने लग गया। हाथ से बना हुआ कपड़ा महंगा होता था और मशीन से बना हुआ कपड़ा जल्दी बनता था और सस्ता भी होता था। अब इसकी वजह से जो लोग स्मॉल जो आर्टिजन्स थे वो सारे क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, है ना। डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन। स्मॉल आर्टिजन्स लोस्ट वर्क टू मशीन। मशीन के आने से उनका काम खत्म हो गया। माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज सर्ज बट एम्प्लॉयमेंट वॉज नॉट गारंटीड क्रिएटिंग एन अर्बन क्राइसिस। अब जो गांव से लोग शहर में आ रहे थे काम की तलाश में, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने की वजह से मशीनों ने इंसानों का काम ले लिया, तो अब एम्प्लॉयमेंट था नहीं और क्राइसिस आने लगे। अब लोग क्या चाह रहे थे? अपने एम्प्लॉयमेंट को चाह रहे थे और सुधार पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी चाह रहे थे। ये सभी कारण थे राइज। नेक्स्ट रीजन है एमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के एमरजेंस होने पर भी जो है नेशनलिज्म की फीलिंग राइज हुई। मिडिल क्लास में खासकर जो है एजुकेटेड क्लास थी जो सोसाइटी में चेंज लेना चाहती थी। बिजनेसमैन, फैक्ट्री ओनर्स, लॉयर्स, ये सभी तो थे ही। एजुकेटेड मिडिल क्लास ने भी समाज में काफी परिवर्तन लाया। ये सभी क्या चाह रहे थे? ये पॉलिटिकल चेंज चाह रहे थे, अपने पॉलिटिकल राइट्स चाह रहे थे। डेमोक्रेसी ने चाहिए थी और नेशनल यूनिटी। और मोनार्की को ये चाह रहे थे कि एंड हो जाए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स इनके पास नहीं थे और इन बिजनेसमैन और जो फैक्ट्री ओनर्स थे इनको जो है इकोनॉमिक लिबर्टी चाहिए थी। इन सब के लिए जो है इन्होंने क्या किया? नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दिया। तो ये थे रीजन नेशनलिज्म के राइज होने के यूरोप में। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं कि नेशन स्टेट क्या होता है। व्हाट इज अ नेशन स्टेट? अ नेशन स्टेट is not just a territory, it is a political entity where the population is united by these 5 binding threads. शेयर्ड लैंग्वेज है, शेयर्ड हिस्ट्री है, कल्चर है, कॉमन आइडेंटिटी है और एक यूनिफाइड जो है गवर्नमेंट होती है जिसे हम कहते हैं एक नेशन स्टेट। इस नेशन स्टेट के एग्जाम्पल्स क्या हैं? जर्मनी और इटली, जब इनका यूनिफिकेशन हुआ, पहले ये स्कैटर्ड थे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में, और जब यूनाइट हुए तो एक जो है नेशन बने। इसी तरह से इटली के यूनिफिकेशन होने पर एक ये नेशन स्टेट बना, यूनिफाइड नेशन स्टेट बने। क्यों? क्योंकि जैसे जर्मनी है तो जर्मन लैंग्वेज कॉमन है, जर्मन में रहने वाले लोग जर्मनी लैंग्वेज बोलते हैं, उनका सेम कल्चर है। और इसी तरह से इटालियन का भी। और इस पूरी टेरिटरी में रहने वाले लोग एक सिंगल गवर्नमेंट से गवर्न किए जा रहे हैं, राइट। इसी तरह से इटली में भी यूनिफिकेशन के बाद ये क्या बने? नेशन स्टेट बने। तो ये नेशन स्टेट के हैं एग्जाम्पल। तो नेशनलिज्म जो हमने पढ़ा, तो एट द एंड ऑफ दिस पार्ट
क्या कहेंगे हम, जो रेवोल्यूशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, मिडिल क्लास हुई, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से नेशन स्टेट की फीलिंग अमर्ज हुई, कहाँ पर, यूरोप में, और नेशनलिज्म की फीलिंग आई। द राइज ऑफ नेशन स्टेट वॉज द inevitable synthesis of political revolution, social restructuring and economic modernization। अब मूव करते हैं पार्ट 1 की ओर। क्या कहता है पार्ट 1, चलिए देखते हैं।